relation R from set A to set B क्या है डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे? So relation R from set A to set B is a subset of A cross B. वो जो A cross B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है ना दो सेट्स का, जिसमें उनको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, उसी का सबसेट होता है रिलेशन R. ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट हो गए A, B. एक बात बताओ कि इन दोनों सेट्स के बीच में कितने रिलेशंस बन सकते हैं? ये लगातार तीसरी बार सेम क्वेश्चन में पूछा. इन दोनों सेट्स के बीच में कितने रिलेशंस बन सकते हैं? 2 raised to power और कोई 3 into 2 और कोई 6 और कोई? हाँ, ए और बी के बीच में कितने रिलेशंस बन सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है. 6 और कुछ आंसर किसी का? 6 नहीं, सब गलत. 2 raised to power 6 ये करेक्ट है. 6 जो होगा वो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स का काउंट होगा. ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 6 होंगे. ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बन सकते हैं ए और बी के बीच में. समझ में आया ये चीज? तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to power 6 सबसेट बनेंगे. ये समझ में आया ये चीज? तो ए और बी के बीच में कितने रिलेशन होंगे? 2 raised to power 6. ए और बी के बीच में कितने नॉन एम्प्टी रिलेशंस होंगे? ए और बी के बीच में कितने नॉन एम्प्टी रिलेशन होंगे? तो 2 raised to power 6 और आखिरी में -1 कर देना. समझ गए ना ये चीज? ओके. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है. फिर उसके बाद हमने रिलेशंस में और क्या क्या चीजें देखी थी. हमने ये देखा कि अगर कभी ऐसा लिखा है रिलेशन R ऑन सेट A, तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता है ये रिलेशन R का जो डोमेन है वो भी A है और इसका कोडोमेन जो है वो भी क्या हो गया? A हो गया. क्या ये समझ में आ गया? अगर मान लो मैं A एक सेट ले लेता हूं जिसके एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, बस इतना ले लेता हूं. ठीक है. और एक रिलेशन R डिफाइन करता हूं. R is a set of all x, y such that y equal to 2x. तो बताओ रिलेशन R में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? रिलेशन R में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? तो देखो x की वैल्यू मैं किसमें से रखूंगा? इसमें से रखूंगा. x की वैल्यू क्या मैं 1 रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ. अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2. तो 1, 2 पहला एलिमेंट हो जाएगा. क्या ये क्लियर हो गया? x की वैल्यू क्या मैं 2 रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ. अगर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4. अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो इस डेफिनेशन के हिसाब से y कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. लेकिन x और y दोनों सेट A के एलिमेंट हैं और y की वैल्यू 6 नहीं हो सकती क्योंकि सेट A में 6 नहीं. तो इस रिलेशन में केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. एक क्या आएगा 1 2 और दूसरा क्या आ जाएगा 2 4. क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताए थे. टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने पहले ट्रिवियल रिलेशंस बताए थे. ट्रिवियल रिलेशन में 2 टाइप होते हैं. एक होता है एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन मतलब अगर मैंने बोल दिया कि रिलेशन R है, दो सेट्स A और A के बीच में बन रहा है, अगर मान लो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट न आए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल देंगे? एम्प्टी रिलेशन. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ऐसा लिख देता y इज इक्वल टू 8x. मान लो y इक्वल टू 8x लिख देता इसी में. तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता तो y मुझे क्या मिल जाता? 8, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता. x2 रखता तो y की वैल्यू 16. मतलब इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता. तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा या एम्प्टी होगा तो उसे हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे. क्या ये क्लियर हो गया? और अगर मान लो
मेरा स्टेटमेंट ऐसा होता, R इज अ सेट ऑफ ऑल x, y, all x, y such that यहां पर मैं एक ऐसी कंडीशन दे देता हूं, x and x minus y is integer, x minus y is integer। अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता, ठीक है, तो अब देखो इस रिलेशन R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता, 1 मतलब इसमें से, समझ रहे हो ना, x की वैल्यू 1 लेता और y की वैल्यू भी मान लो मैं 1 लेता, तो 1 माइनस 1 क्या आता, 0, जो कि इंटीजर है। तो 1,1 इसका एलिमेंट होता, समझ गए ना ये चीज। अब x1 लेता और y2 लेता, मान लो x1 और y2 लेता, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाता है, -1, वो भी क्या है, इंटीजर। तो 1,2 भी इसका एलिमेंट होता। अब मैं क्या 1,3 ले सकता हूं इसके अंदर, बताओ क्या 1 माइनस 3 इंटीजर है, हाँ है। 1,4 ले सकता हूं, हाँ, क्योंकि 1 माइनस 4 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। और क्या क्या आएगा, 2,1 आएगा क्या, बताओ एक बार देख के, 2 माइनस 1 भी इंटीजर, 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, ये सब आएगा। ऐसे ही 3 1 भी आएगा, 3 2 भी आएगा, 3 4 तक आएगा। इसी प्रकार से और क्या क्या आएगा, 4 1 4 2 4 3 अप टू 4 4। क्या ये क्लियर हो गया। तो इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर के कॉम्बिनेशन आ गए। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें रिलेशन R में A क्रॉस B के सारे एलिमेंट आ जाए। समझ गया ना ये चीज। तो ये दोनों टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस बताए थे। कौन से 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन बताया था। सबसे पहला क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तुम लोग बताओगे क्या है, डेफिनेशन बता रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। हाँ बताओ। ओके, अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो ये ऐसा होना चाहिए, A, A belongs to R for all A belongs to set A। अगर मान लो रिलेशन R कोई भी ऑन सेट A में है, ऑन सेट A मतलब A से A दो सेट्स के बीच में डिफाइंड है, तो सेट A के सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्स आना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्स। समझ गया ना ये चीज। जैसे अभी हमने ये भी यही वाला देखा, इसमें अगर ये वाला एग्जांपल लोगे, सेकंड वाला देखोगे तो 1 1 एग्जिस्ट करेगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, ये सारा का सारा रिफ्लेक्स आएगा। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। समझ गए। लेकिन अगर मान लो कोई भी एक नहीं आता, मान लो जैसे अगर ये सिर्फ नहीं आता, बाकी सब आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, लेकिन 2,2 उसका एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आई ये चीज, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यही है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, बड़ा सिंपल है। सेकंड आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन की क्या कंडीशन है बताओ। करेक्ट, इफ A, B belongs to R implies B, A belongs to R, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर 1 2 है तो 2 1 आना चाहिए। समझ में आई ये चीज। जैसे कि अगर मान लो रिलेशन ये बोलता है कि x माइनस y इंटीजर है, तो 1 माइनस 2 भी इंटीजर होगा, 2 माइनस 1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। समझ में आई। लेकिन अगर ये रिलेशन ऐसा होता कि x इज डिविजिबल बाय y, x इज डिविजिबल बाय y, तो यहां पर 2,1 आता, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1। समझ रहे हो ना, x इज डिविजिबल बाय y, अगर ऐसा रिलेशन होता तो 2,1 आता, क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है। लेकिन 1,2 वहां पर नहीं आता, क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं कहते। लेकिन अगर 2 1 और 1 2 दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड आते हैं
ट्रांजिटिव रिलेशन, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको अच्छे से समझना। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या कंडीशन होती है? इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, अगर ये दोनों है और इन दोनों के होने के बाद अगर हमें ये दिख रहा है कि हर बार A comma C भी रिलेशन R में होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। इसमें ही एक स्पेशल केस है, क्या है पता है ना? अगर सिर्फ ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो भी वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ये दोनों हैं तो तीसरा वाला आना चाहिए, तब वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो पिछली क्लास में ये चीजें बताया था, फिर उसके बेस मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए थे, और आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। थोड़े मैं सिंपल वाले क्वेश्चंस को पहले लेता हूं, ठीक है? तो ये सामने क्वेश्चन है, आप एक बार ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना और कोशिश करना। आज बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में हैं, ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैभवी, श्रुति, श्री, सार्थक, माही, दिवित, तो इस क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो रिलेशन आर इस सेट पे डिफाइंड है, इस सेट को फिलहाल के लिए मैं ए मान लेता हूं, ठीक है? तो आप अपनी कॉपी में ऐसा लिखना, आर ऑन सेट ए, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर फ्रॉम सेट ए टू ए। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अच्छे से लिखना प्रॉपरली, क्योंकि ये आपको रिविजन के लिए काम आएगा। अब रिलेशन आर आपको डिफाइन किया है यहाँ क्वेश्चन में। रिलेशन आर जो डिफाइन किया है, ये कौन से फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पर बी और ए दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन उसने बता दिया है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब इसको रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक है? ए और बी दोनों किससे बिलोंग करेंगे? ये छोटा ए और छोटा बी, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ओके? तो सबसे पहले स्मॉल ए की वैल्यू मैं क्या लूंगा? स्मॉल ए की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? 1। स्मॉल ए की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो बताओ बी की वैल्यू क्या मिलेगी? स्मॉल ए अगर मैंने 1 लिया तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। स्मॉल ए की वैल्यू 2 लूंगा तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। 3 लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 4। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? हाँ, 4,5 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5,6। दैट्स इट। इसके बाद और एलिमेंट नहीं लेंगे। ए की वैल्यू हम 6 नहीं रख सकते, क्योंकि उस केस में बी 7 आ रहा है और बी भी ए का एलिमेंट है और सी नहीं। ये सबको क्लियर हो गया? सबको रोस्टर फॉर्म कन्वर्शन। अब आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो क्या बोलते हो, है कि नहीं? नहीं है। तो नहीं है, अगर कोई भी चीज नहीं है उसको बताने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे दो। क्यों नहीं है? सिंस 1,1 not belongs to R, therefore relation R is not reflexive, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है? फिर आते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक, त्रिशा तुम लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थी ना शायद? ठीक है, प्रेजेंट। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं, एक क्लास मिस किया है। हाँ हाँ, क्या लिख रहे हो ऑनलाइन में? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। बाकी लोग क्या बोलते हैं? नॉट सिमेट्रिक, लेकिन लिखोगे कैसे नॉट सिमेट्रिक? 1,2 belongs to R, but 2,1 not belongs to R, therefore not symmetric। तो इसलिए क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक, ठीक है? ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके लिए क्या लिख रहे हो बताओ? 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R,
बट 1,3 लिखना चाहिए ना, बट 1,3 not belongs to R, therefore not transitive, therefore not transitive। समझ में आया सबको ये चीज? डालो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्योंकि पिछले बार जो सेट था वो फाइनाइट सेट था। पिछले बार तो एकदम सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया, 1 2 3 4 5 6 छोटा सा सेट था, आपने आराम से उसको रोस्टर में कन्वर्ट करके डिसाइड कर लिया। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट रिलेशन आर, ये जो आर है और ये जो आर है, ये दोनों आर अलग है। क्या अलग है, समझ पा रहे हो? हाँ, ये पहला वाला आर रिलेशन वाला आर है, दूसरा वाला आर रियल नंबर वाला आर है। तो ये जो रिलेशन आर है, ये इन आर मतलब रियल नंबर के, दो रियल नंबर के सेट में रिलेशन डिफाइंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिलेशन आर जो है वो आर टू आर में डिफाइंड है, रियल टू रियल वाले दो सेट्स के बीच में डिफाइंड है। ठीक है, रियल नंबर मतलब जितने भी तुम लोगों ने आज तक पढ़े हैं आयोटा वाले को छोड़ के वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशन डिफाइंड कौन से फॉर्मेट में है? ये कौन सा फॉर्मेट है? डेफिनेशन का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में बोलता है ये रिलेशन आर में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसमें ए इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा, बी, सब है ना। अब आपको क्या चीज चेक करनी है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सोचो और अच्छे से बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? क्या ये होगा रिफ्लेक्सिव? yes, एक बात बताओ, 1,1 क्या ये कंडीशन फॉलो करेगा? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, हाँ होगा। 2,2 क्या ये रिलेशन फॉलो करेगा? हाँ फॉलो करेगा। 3,3 4,4 क्या सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगा कि वो एलिमेंट अपने इक्वल या उसके छोटा हो? हाँ, ये डेफिनेशन तो करेक्ट है ना। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा, जनरलाइज करके कैसे लिखूंगा, पहले मैं रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखूंगा। देखो इधर पे देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हम कैसे चेक करते हैं? इफ a comma a belongs to R for all small a belongs to this R। a comma a मतलब ऑर्डर्ड का रिलेशन R का एलिमेंट है, फॉर ऑल ये वाला a जो किसका एलिमेंट है? रियल नंबर का एलिमेंट है। अगर ऐसा है देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि a is less than or equals to a, a is less than or equals to a, this statement is true, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर ऑल स्मॉल a belongs to set of all real numbers। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी सारे एलिमेंट्स के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? हर एक रियल नंबर खुद के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन, ये इनइक्वालिटी फॉलो होगी। और अगर ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब a कॉमा b उसका एलिमेंट होता है, यही कंडीशन है। तो इसका मतलब a कॉमा a किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन r से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल स्मॉल a belongs to set of all real number, मतलब ये वाली कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी। और ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो देखो अगर कोई रिफ्लेक्सिव है तो उसको प्रूफ करने के लिए जनरलाइज करना पड़ेगा, मतलब ये सभी के लिए ट्रू हो रहा है, ये आपको शो करना पड़ेगा। लेकिन नहीं है तो वो शो करने के लिए एग्जांपल बस देना पड़ेगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक है कि नहीं सोचो और बताओ, सिमेट्रिक है कि नहीं? तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है पहले वो लिखते हैं। और सिमेट्रिक रिलेशन,
और सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन होती है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन में है बी ए भी रिलेशन में, तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। यहां पर देखते हैं, अगर मैं ये लिखूं कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। इसका मतलब 1,2 रिलेशन से बिलोंग करेगा। यही है ना रिलेशन की कंडीशन। अगर a लेस देन और इक्वल टू b है तो a कॉमा b रिलेशन में होगा। 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है तो 1,2 रिलेशन में होगा। क्या ये समझ में आई? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है? मैं इन दोनों की पोजीशन को बदल दिया, मैंने लिखा 2 लेस देन और इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है? इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है मतलब ये हुआ कि 2,1 रिलेशन में नहीं होगा। 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आई ये चीज? तो क्लियरली हमने देख लिया कि 1,2 रिलेशन में है बट 2,1 रिलेशन में नहीं है। और सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन बोलती है कि जब जब ए और बी आ रहे हैं तब तब बी और ए आना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? therefore relation is not symmetric। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये समझ में है? अब ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखो और सोचो खुद से होगा कि नहीं होगा, और उसको अगर होगा तो जर्नलाइज करके कैसे लिखेंगे? 2, 2 को b, c में ले सकते हो। 2, 2 को b, c मान सकते, लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए ना। कंडीशन ये है ना। ट्रांजिटिव की पहले डेफिनेशन लिखो। तो इसकी लास्ट क्लास में प्रेजेंट किया। हाँ, तुम्हारा वो इनपुट पड़ा हुआ है दिन उससे सीधी। हाँ, उसको लिखने का तरीका, हाँ, लेकिन ये जो लिखने का तरीका है ना, ये एक एलिमेंट के लिए तुमने बताया, इसको जनरलाइज बताना है। देख, जैसे मैंने ना रिफ्लेक्सिव है तो हर एक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्स आना चाहिए, है ना, तब हो। तो अगर कोई चीज है तो उसको जनरलाइज करके बताओ, नहीं है तो सिर्फ एग्जांपल देना चलेगा। समझ गए ना ये चीज? अगर तुम बोलोगे ट्रांजिटिव है तो एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, तुमको जनरलाइज ए बी सी लो या एक्स वाई जेड लो ऐसा करके बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो इधर पे ट्रांजिटिव है। अगर आप लोग ये सोच लो, देखो लॉजिकली तो आप लोग समझ जाओगे। ट्रांजिटिव की अगर आप लोग डेफिनेशन जानते हो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव का अगर कंडीशन जानते हो तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, मतलब अगर a b है b c है and it implies कि a comma c भी रिलेशन में होगा, a comma c भी रिलेशन में होगा, तब हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। समझ गए ना ये चीज? तो अगर तुम लोग इसको एक छोटे से एग्जांपल से ले रहे हो, मान लो अगर मन में ये सोचा कि 1,2 रिलेशन में होगा, हाँ होगा, क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है। 2,3 रिलेशन में होगा, हाँ होगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है, मतलब रिलेशन की कंडीशन फॉलो करता है। और 1,3 भी रिलेशन में होगा, 1,3 भी रिलेशन में होगा क्योंकि 1 3 से छोटा है। तो ये बिल्कुल सही एग्जांपल है, लेकिन ये सिर्फ एक सिचुएशन के लिए हुआ।
ट्रांजिटिव होने के लिए हर कंडीशन पे ऐसा होना चाहिए। एक एग्जांपल तो आपने दे दिया, लेकिन क्या हर एग्जांपल के लिए ऐसा ट्रू होगा कि नहीं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। वो कैसे बताओगे, समझो इधर। वो बताने के लिए ना सबसे पहले आप लिखोगे लेट a, b बिलोंग्स टू r। आपने ये अज्यूम कर लिया कि ए बी रिलेशन में है। अब ए बी रिलेशन में है मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी, इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि a लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, b। क्या ये समझ में आ गया? एंड आप ये भी अज्यूम कर लोगे कि BC भी जो है वो रिलेशन में है। अगर B, C रिलेशन में है मतलब उसमें भी ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। मतलब क्या लिखूंगा बताओ, B इज लेस देन और इक्वल टू C। क्या ये समझ में आ गया? अब ये दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करो, तो पहली इनइक्वालिटी बोलता है A इज लेस देन और इक्वल टू B। दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोलता है, B इज लेस देन और इक्वल टू C। दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूं ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। क्या ये समझ में आया? और अगर A इज लेस देन और इक्वल टू C तो A, C भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो यहां पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R। ठीक है? और अगर ऐसा होता है, अगर क्या होता है ए बी है, BC है और AC भी आ जाता है, तो रिलेशन को क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है? तो ये दिमाग में बैठ रहा है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो एक एग्जांपल देना सफिशिएंट है, अगर है तो जनरलाइज करके बताना पड़ेगा। ये सिंबॉलिक हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ये एग्जांपल मैं बाद में लूंगा। मैं देखो दो क्वेश्चन छोड़ा, एक क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ा और एक क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा हूं, 2। ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है? इन दोनों को आप लोगों से बनवाऊंगा लास्ट में आज क्लास के। अरे एक सेकंड, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छे से पढ़ो और समझो क्या लिखा है। शो दैट। अच्छा, कभी भी एग्जाम में ऐसा आ गया ना, शो दैट मतलब बहुत अच्छा, आपको पता चल गया कि प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्या प्रूफ करना है, तो आपको सबकी डेफिनेशन पता है, वो लिख देना और जस्टिफाई कर लोगे उसको एनी हाउ। ठीक है? तो उसमें दिक्कत नहीं। कभी भी चेक अगर बोलेगा ना तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शो दैट रिलेशन आर ऑन दिस सेट। इस सेट को ए अज्यूम कर लेते हैं और लिख लेते हैं। चलो सेट ए हो गया, ए के एलिमेंट हो गए 1 2 3। रिलेशन आर है ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब ए टू ए, ए टू ए, डोमेन को डोमेन दोनों ए। ठीक है? अब रिलेशन आर के एलिमेंट्स दिए हैं या रिलेशन आर दिया है, कौन से फॉर्म में गिवन है रिलेशन, ये कौन से फॉर्म में गिवन है रिलेशन, रोस्टर फॉर्म। इसने सीधा दे दिया 1, 2 ये इसका एलिमेंट है, 2, 1 ये इसका एलिमेंट है। समझ गए? अब ये जो है ना शो दैट वाली चीज को भी फिलहाल मैं हटा देता हूं। ठीक है? अब आप बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या क्या है? रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? कारण क्या लिखोगे इसका? सिंस 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, therefore नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? तो देखो 1 2 है और क्या आ रहा है 2 1, तो ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक भी होगा। 1, 2 बिलोंग्स टू R implies 2, 1 belongs to R, therefore symmetric, इसलिए सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव में गलती बहुत होती है, तो सोच समझ के सभी अपना आंसर देना।
सब क्या क्या बोलो, एक एक करके बताना। ट्रांजिटिव है कि अनन्या, सबसे पहले बताओ ट्रांजिटिव है कि अनन्या, कनक, अश्मा, हाँ नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 1 नहीं आ रहा, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। लिख लोगे ना उसको फिर, तो यहां पर आ जाएगा 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है, जिसमें सीधा एमसीक्यू दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा इससे। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ना और आंसर बताना। ये शो दैट हो गया तो शो दैट को हटाओ, है ना? शो दैट नहीं, आपको चेक करना है, ये समझ लो। शो दैट फिर आपका आंसर नहीं होगा, चेक करना है। चेक करना है कि ये जो रिलेशन आर है ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, और सेट ए क्या है? सेट ए है ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। रिलेशन आर इज गिवन लाइक दिस। ये रिलेशन आर अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, और रिलेशन आर में एलिमेंट एक्स कॉमा वाई आएंगे अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो। समझ गए ना ये चीज? तो ये बताओ कि x कॉमा एक्स का मतलब क्या हुआ? x कॉमा एक्स का मतलब क्या हुआ? सेम बुक, है ना? x कॉमा एक्स का मतलब वो सेम बुक, वो सेम बुक है। तो अगर कोई दो सेम बुक है तो दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, हाँ होंगे। और अगर नंबर ऑफ पेजेस सेम है मतलब वो रिलेशन में होगा, मतलब x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आई ये चीज? तो सारे बुक्स, सारे एलिमेंट्स के लिए x कॉमा एक्स तो आएगा, ये चीज को मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। समझ गए ना? तो ये रिलेशन आ गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब अगर सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, x कॉमा वाई अगर रिलेशन में है, x कॉमा वाई अगर रिलेशन में है, इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस इन x इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। x में नंबर ऑफ पेजेस और y में नंबर ऑफ पेजेस क्या है? सेम है। इसका यही मतलब हुआ। तो उसका उल्टा भी मैं लिख सकता हूं ना, नंबर ऑफ पेजेस इन y इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन x। इसका मतलब अगर x कॉमा y है तो y कॉमा x भी एग्जिस्ट करेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? और अगर ऐसा होता है तो ये रिलेशन क्या हो जाता है? सिमेट्रिक। तो इसलिए रिलेशन हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव भी होगा। सबको क्लियर है ना ट्रांजिटिव क्यों होगा? क्योंकि अगर ए और बी ये दोनों बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, बी और सी में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो ए और सी में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। और ऐसे रिलेशन जो तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होते हैं, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब मेरा काम खत्म, अब तुम लोगों को चालू करना है, मैं कॉपी चेक करूंगा बस। स्टार्ट करो, गलती होगी तो होने दो, लेकिन लिखो अपने हिसाब से जैसा भी लिख रहे हो, मैं सुधार दूंगा। ऑनलाइन वाले भी जो है सभी के सभी सॉल्व करो।
और अगर कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना पूरा। रिलेशन आर है, सेट ए पे डिफाइंड है, सेट ए फाइनाइट सेट है, मतलब छोटा सा है, ठीक है, 1 2 3 4 5। रिलेशन आर गिवन भी है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको शो करना है कि इक्विवेलेंस है। शो करना तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो वे ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, लिखो एक बार क्या लिखते हैं। तो लिखोगे देखो, ये प्रॉब्लम होती है कई बार, समझना और लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो देखो, सबसे पहले तो सेट ए लिख लो, क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। रिलेशन आर ऑन सेट ए, आर ऑन सेट ए मतलब के टू ए में डिफाइंड है। रिलेशन आर आपको कौन से फॉर्म में गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले क्वेश्चन की जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको तो अच्छे से नोट डाउन कर लो। ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, बोल रहा है, तब ए और बी रिलेशन में होंगे। अब अगर ये छोटा सेट है, फाइनाइट सेट है, तो आप उसको आराम से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले ए का फर्स्ट वैल्यू मैं लेता हूं 1। तो अगर मान लो ए का वैल्यू 1 लेता हूं, तो 1 के साथ क्या 1 आ सकता है? तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। 0 इज इवन, डिविजिबल बाय 2, वो इवन नंबर। तो यहाँ 1,1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, 0 इज इवन नंबर। क्लियर हो गया ये चीज? फिर 1,2 आएगा क्या? 1,2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, तो 1,2 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? 1,3, क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस 2 मॉड ले लेंगे, मतलब क्या हो गया? प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? 1,4 नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसमें? 1,5। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। तो 1 1 1 3 1 5। नेक्स्ट अब मैं लेता हूं ए की वैल्यू 2। ए की वैल्यू 2 लेता हूं, तो अब बताओ क्या आएगा? 2 के साथ 1 नहीं आ सकता, 2 के साथ 2 आ सकता है क्या? हाँ, तो 2 माइनस 2 0 इवन। 2 के साथ 3 नहीं आ सकता, 2 के साथ 4 आ सकता है क्या? हाँ, 2,4 आ सकता है। 2 के साथ और कुछ आ सकता है क्या? और कुछ नहीं, 6 तो है नहीं, है ना। अब नेक्स्ट नंबर में यहाँ पर क्या लूंगा? 3। बताओ 3 के साथ किसकी किसकी पेयरिंग होगी, रिलेशन होगा?
3 1 3 3 और 3 5। नेक्स्ट क्या आएगा? 4 4 के साथ रिलेशन 4 2 एंड 4 4। और लास्ट क्या आ जाएगा? 5 के साथ 5 1 5 3 एंड 5 5। इन शॉर्ट अगर आप नोटिस करोगे एक चीज कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है या तो उसमें ऑड ऑड है या फिर इवन इवन, क्योंकि ऑड नंबर का डिफरेंस इवन होता है और इवन नंबर का भी डिफरेंस इवन होता है। लेकिन इवन और ऑड है तो डिफरेंस क्या हो जाता है? ऑड हो जाता है। समझ गए ना ये चीज? तो इसलिए लगभग ऐसी पेयरिंग हुई। अब आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस की कंडीशन के लिए पहले रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव बोलता है कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, है ना? तो यहां पर देखो मॉड a माइनस a, मॉड a माइनस a कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 मतलब क्या हो गया? ये इवन नंबर हो गया। इसका मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। समझ गए ना ये? वो आप देख के भी पहचान रहे हो कि हाँ 1 1 आ रहा है, हाँ 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है। हाँ बिल्कुल ये सब आ रहा है, लेकिन जनरलाइज्ड करके लिखना है, क्योंकि ये तो फाइनाइट है ना। अगर नेचुरल नंबर का सेट होता तो भी तो लिखने का तरीका हमें क्लियर होना चाहिए, है ना? तो ये हो गया इवन नंबर है इनका डिफरेंस, इसलिए a कॉमा a रिलेशन में होगा, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सिमेट्रिक होगा, जनरलाइज्ड तरीके से बताना है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या बोलती है? बताओ सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? अगर a कॉमा b रिलेशन में है, इट इंप्लाइज b कॉमा a भी रिलेशन में है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। समझ गए ना ये चीज? अब इसको जनरलाइज करके कैसे बताना है समझो। इधर पे जनरलाइज करके आप पहले अज्यूम करना कि लेट, ध्यान से देखो, लेट a कॉमा b रिलेशन में है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, मतलब a और b का डिफरेंस क्या होगा? इवन। तो आप लिखोगे इंप्लाइज, देखो जो जो सिंबल बनाता उसका वर्डिंग्स भी सामने होगा। इंप्लाइज मॉड a माइनस b इज इवन। इसका मतलब मॉड a माइनस b क्या हुआ? इवन। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर a माइनस b इवन है, मान लो मैं इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये ब्रैकेट बना के माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये साइन बदल, माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बन जाता है? b माइनस से। पता है कि नहीं ये चीज? ठीक है। और ये मॉड के अंदर अगर माइनस है तो माइनस को हटा के मैं इसको सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ? मॉड b माइनस से। क्या ये समझ में? तो मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो अगर ये इवन है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? इवन होगी। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा, और b माइनस ए इवन है मतलब b कॉमा ए भी रिलेशन में आएगा। तो जब जब a b है तब तब b a है, मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। समझ में आई ये चीज? ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव तो होगा क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूव करना है, लेकिन ट्रांजिटिव को शो करने का तरीका बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब अभी इनिशियल लेवल पे फर्स्ट अटेम्प्ट पे थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी जब तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा, बट फर्स्ट टाइम जब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये पूरा हटा दूं, क्या हो गया था? चल अब इधर पे ध्यान देना, अगर तुम लोगों को इसको प्रूव करना है ट्रांजिटिव एकदम अच्छे से, इसका वेटेज अगर ज्यादा है क्वेश्चन का, आते हैं ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के 4 मार्क्स की स्टडी में भी आते हैं क्वेश्चन। अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो पहले ट्रांजिटिव की प्रॉपर डेफिनेशन लिखना। क्या है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन? इफ a comma b belongs to r and b comma c belongs to r,
implies that A comma C belongs to R, then relation is transitive. Then relation is transitive. पहले अच्छे से डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद अज्यूम करना कि लेट A comma B belongs to R। तो आपने अज्यूम किया कि A comma B रिलेशन में है, ठीक है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी बताओ, कब रिलेशन में होंगे A और B? जब उनके डिफरेंस का मॉड क्या हो, इवन। तो आप यहां पर ये अज्यूम करोगे कि मॉड A माइनस B इक्वल टू 2n। 2n का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर। कभी भी इवन नंबर को 2n से शो करते हैं, ऑड नंबर को 2n प्लस 1 से शो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2n में ये n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5। तो 1 डालूंगा तो 2 आएगा, 2 डालूंगा तो 4 आएगा, 3 डालूंगा तो 6 आएगा। समझ गए ना? तो 2n हमेशा कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर। दैट्स व्हाई मैंने 2 से शो किया। इन अनदर वे आप ये समझ सकते हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई ये इवन नंबर है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब मॉड में ना सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आप लोगों को जो परेशान करता है कि कभी भी मॉड हटाते हैं तो मॉड हटाने पे क्या होता है, प्लस माइनस लगता है। तो यहाँ पर ठीक लगेगा क्या, प्लस माइनस एक्स, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, जब मैं मॉड हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस माइनस को ना यहाँ नहीं लिख के उधर लिख देता हूँ, प्लस माइनस 2n चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस माइनस 2n कर, यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई सबको। ठीक है, तो मैंने ये अज्यूम किया कि A को B रिलेशन में है, मतलब इसका मॉड इवन होगा मतलब कि ये प्लस माइनस 2n के इक्वल होगा। डन, यहाँ तक की चीज क्लियर। फिर मैं ये चीज अज्यूम करता हूँ, अभी मैंने ये अज्यूम किया, अब मैं ये अज्यूम करता हूँ, ऑल्सो लेट B, C बिलोंग्स टू R। तो हमने अज्यूम कर लिया कि B, C भी बिलोंग्स टू R है। अब बताओ उस चीज को आगे कैसे लिखेंगे, क्या लिखूंगा, मॉड B माइनस C इज इक्वल्स टू 2m, ऐसा लिख दूंगा। समझ में आई ये चीज? मॉड हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, B माइनस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। क्या यहाँ तक की चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपने ये दोनों चीजें अज्यूम की और आपको इन दोनों से ये प्रूव करना पड़ेगा कि A और C भी क्या हो, रिलेशन में। मतलब कि A और C का डिफरेंस भी क्या हो, इवन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से आपको चाहिए A और C का डिफरेंस। इन दोनों इक्वेशन से चाहिए आपको A और C का डिफरेंस। क्या करोगे बताओ? अगर आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई करके A माइनस C बनाना है तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा बताओ, A माइनस सी इज इक्वल टू, इधर पे क्या है, लिखो इसको, A माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 2m। ऐसे ही हुआ ना? क्या ये क्लियर हो गया? तो प्लस माइनस को अगर मैं हटाऊंगा और कॉमन लूंगा और 2 को भी कॉमन ले लूंगा, प्लस माइनस 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, n प्लस m। क्या ये समझ में आ गया? अब प्लस माइनस को हटा के मैं मॉड बना देता हूं, मॉड A माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स n प्लस m। क्या ये चीज समझ में आई बताओ? तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि A माइनस सी का भी मॉड जो है वो 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है मतलब 2 से डिवाइड होता है, और 2 से डिवाइड होता है मतलब कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब मॉड A माइनस सी इज ऑल्सो इवन। तो इसलिए ये भी क्या होगा, इवन होगा। और इवन होगा इसका मतलब A, C किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन R से बिलोंग करेगा, और इस वजह से ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो इसमें ना ये जो लिखने का तरीका ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर इसका वेटेज ज्यादा हो तो। मतलब आया है 4-5 मार्क्स में, जो इसमें नंबर कटते, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ना एक और चीज कुछ नीचे में बोल रहा है, देखना क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है उसने। क्या बोला है, show that all elements of 1, 3, 5 are related to each other
and all elements are 2 or 4 are related to each other. तो ऑलरेडी हमने शो कर दिया 1 3 5 आपस में रिलेटेड है, 2 और 4 आपस में रिलेटेड है, बिकॉज ऑड माइनस ऑड क्या होता है इवन, एंड इवन माइनस इवन भी क्या होता है इवन. That's why they are related to each other, and no element of 1 3 5 is related to 2 4 because odd और even का डिफरेंस क्या हो जाता है, odd हो जाता है. That's why. यहाँ तक क्लियर हो गया, तो उसका जस्टिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसको आप लोग कर सकते हो 9th वाला, शो दैट है, मतलब आपको पता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना है. वे ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट है, करके दिखाओ. क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, ठीक है. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में इवन बोल दिया था, इस बार क्या बोल दिया, मल्टीपल ऑफ 4 बोल दिया. ठीक है, मतलब 4n जैसे अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है. हाँ होगा ना, 0,0 आएगा क्योंकि 0 माइनस 0 0 होता है और 0 सभी का मल्टीपल है. 0 को हम 0 into 4 लिख सकते हैं. वन कॉमा 1 भी आएगा क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0. 1 माइनस 1 0 मतलब अगेन मल्टीपल ऑफ 4. 0,4 भी आएगा बिल्कुल. देखो अगर पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की शुरुआत कर रहे हो और सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, तो आप पहले ये देखोगे कि आप स्मॉल ए की वैल्यू जो सेट ए से ले रहे हो, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है. तो सेट ए के एलिमेंट है 0 1 2 3, ऐसा करते हुए कहां तक जा रहे हैं हम, 12 तक जा रहे हैं. ये समझ गए. फिर स्मॉल ए की जो सबसे पहली और सबसे छोटी वैल्यू लेंगे वो लेंगे 0. ठीक है, अब 0 के साथ 0 की पहले पेयरिंग करो. तो 0,0 आएगा क्या, पहले ये देखो. तो 0,0 आएगा क्योंकि उनका डिफरेंस 0 होता है. 0 मल्टीपल ऑफ 4, 0 सभी का मल्टीपल, तो 0 0 आएगा. फिर 0 के साथ और क्या आएगा, 0 के साथ 1 आ सकता है क्या, तो 0 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा. 1 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 0 के साथ 1 नहीं आएगा. 0 के साथ 2 आएगा क्या, नहीं आएगा. 0 के साथ 3 आएगा क्या, नहीं आएगा. क्यों नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना. 0 के साथ 4 आएगा क्या, 0 के साथ 4 आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि 0 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा 4. 4 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो 0,4 आएगा. समझ रहे मैं कैसे बना रहा हूं इसको. 0 के साथ अगला पेयर कौन सा आएगा, बताओ अगला ऑर्डर्ड पेयर कौन सा होगा. 0,5 0,6 0,7 नहीं आएगा. 0 के साथ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8 आएगा. 0 8 आएगा क्योंकि उनका डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल है. फिर 0 9 0 10 0 11 नहीं आएगा. सीधा क्या आ जाएगा 0,12. 0,12. तो 0 के साथ इन सब का रिलेशन हो.
क्या ये क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट बताओ क्या लेंगे? अब 0 हो गया पहला एलिमेंट, अगला एलिमेंट क्या लेंगे? 1। तो बताओ 1 के साथ किसकी किसकी पेयरिंग होगी? 1 0 होगा क्या? नहीं। 1 1 होगा क्या? हाँ, 1,1 होगा। 1 minus 1 0, 0 is multiple of 4, yes। 1 2 1 3 1 4 कुछ नहीं आएगा। अगला कौन सा आएगा? 1,5। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बताओ? 1,9। नेक्स्ट पेयर कौन सा बनेगा 1 के साथ? और कुछ नहीं बनेगा। 1,13 बनता है, लेकिन 13 तो एलिमेंट ही नहीं। खत्म। अब आते हैं 2 पे। तो 2 की किसके किसके साथ पेयरिंग होगी? 2 0 नहीं आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2 6 आएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 8 आएगा। नहीं 8 नहीं, क्या आएगा? 10 आएगा। 10 आएगा। बस दैट्स इट। फिर अब 3 से चालू करते हैं। तो 3 से क्या आएगा? 3 आएगा सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 3 7 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 11 आएगा। समझ रहे हो ये चीज? और कुछ नहीं। ठीक है सर। 4 के साथ पेयरिंग करूं। 4 0 4 0 मिस मत करना। 4 0 4 4। नेक्स्ट क्या आएगा? 4 8। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4 12। फिर 5 के साथ क्या क्या आएगा? 5 1 5 5 5 9 और कुछ? बस खत्म। 6 के साथ क्या क्या आएगा? 6 2 6 6 एंड 6 10। 7 के साथ क्या क्या आएगा? 7 3 7 7 और 7 11। डन। ठीक है। अब ऐसा तो बहुत सारे बनेंगे, तो हमको पूरा नहीं बनाना है। इनफैक्ट ये नहीं बनाना चाहिए था। ये मैं सिर्फ इसलिए बनवाया ताकि आप लोग समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि ये तो फाइनाइट सेट हुआ ना, इनफाइनाइट पे पूरा थोड़ी बनाते रह पाएंगे। ठीक है, हो सकता है वो 100 तक का इंटीजर दे दे, तो नहीं कर सकते ना। तो अगर हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है, तो हमें जनरलाइज्ड तरीके से करना पड़ेगा। जनरलाइज्ड तरीके से मतलब ये बताना पड़ेगा कि भाई सारे एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है। ठीक है, ये तो आप सिर्फ समझ पाओ लॉजिकली, इसलिए हमने किया ये चीज। ठीक है, तो अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होगी? तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है a, a belongs to R for all small a belongs to set A। ये तो लगाना ही है, जहां पर भी ये आए क्वेश्चन इसको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करके कैसे लिखोगे समझना। आप ये शो करोगे कि ये वाला एग्जिस्ट करता है, तो आप यहां पर लिखो मॉड a माइनस ए। मॉड a माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, जो कि 4 का मल्टीपल है। क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 into 4 लिख सकते हैं। समझ गए? therefore a comma a belongs to R, इसलिए a comma a belong करेगा R से। for all a belongs to set A, hence the relation is reflexive। तो इसलिए रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। समझ गए? सिमेट्रिक लिखोगे कैसे? सिमेट्रिक लिखोगे कैसे? अब देखो, देखने पे तो पता चल रहा था 0 4 है तो 4 0 भी आ रहा है ना। 2 6 है तो 6 2 भी आ रहा है। लेकिन वे ऑफ राइटिंग क्या होगा? तो पहले सिमेट्रिक की डेफिनेशन शॉर्ट में लिख देना। बताओ क्या है सिमेट्रिक की डेफिनेशन? a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R। तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। हाँ, अब इसको वो जनरलाइज कैसे करोगे? तो यहां पर लिखोगे लेट a comma b belongs to R। पहले अज्यूम करोगे कि ये रिलेशन में बिलोंग करता है ना।
अगर ये रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब इनके डिफरेंस का मॉड 4 का मल्टीपल होगा। तो बताओ क्या लिखूं उसको मैं, मॉड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, मतलब मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 4n। जैसे वो 2n लिख रहे थे ना पिछले बार, इस बार क्या लिख दिया 4n। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। तो अगर ये 4n है तो वही पिछले बार जो मैंने मेथड लगाया था, क्या लिखा है, माइनस कॉमन निकाला और क्या लिख दिया b माइनस a, और ये क्या हो गया 4n। फिर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो वो भी मॉड हो जाएगा, मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 4n। समझ में आया ये चीज। तो अगर a माइनस बी का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है तो b माइनस a का भी मॉडुलस 4 का मल्टीपल होगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि जब जब a और b रिलेटेड होंगे तब तब b और a भी रिलेटेड होंगे, और इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ गए। ट्रांजिटिव कैसे करोगे, ट्रांजिटिव एग्जैक्टली वैसा ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन का ट्रांजिटिव हमने किया, सिर्फ क्या बदल जाएगा, सिर्फ क्या बदल जाएगा, यहां पर जो 2n आ रहा था इस क्वेश्चन के लिए क्या ले लोगे 4n, बाकी पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट। समझ गए ना ये। ओके, अब अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया, 2 क्वेश्चन बीच के मैंने छोड़ के रखे जो सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है उतने ज्यादा टफ नहीं, लेकिन ना कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो कि क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया उसका, उसको मैं नाम भूल गया क्या बोलते हैं उसको। जैसे अगर मान लो कोई रिलेशन, अभी नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो रिलेशन किससे बिलोंग करता है, सेट ए टू बी, ऐसा बिलोंग करता है ना। अगर मान लो रिलेशन ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट हो गया। आ रहा हूँ 2 मिनट। ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी में डिफाइंड होगा अगर मान लो कोई रिलेशन, ठीक है। तो अभी जैसे क्या होता है इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा आता है। समझ में आएगी नहीं ये चीज। अब अगर ए क्रॉस बी होगा तो मतलब यहां पर भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और इसका ये भी एक क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, इस तरीके का बनेगा। तो ऐसे वाले जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसको हम अगली क्लास में करने वाले हैं। ये इनका वेटेज ज्यादा होता है, तो पहले मैं इनको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन रिवाइज करके आना, दिमाग में एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन अच्छे से, ठीक है। चलो एंड करते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ लो। पिछली क्लास में अब्सेंट थे, समझ में आया, रिफ्लेक्स तुम अब्सेंट ही प्रेजेंट थी, अब्सेंट थी।